डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा निमी पैटर्न पे आधारित सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के थ्योरी पर है, जो कि आपके पेपर में जो आपका पेपर होने वाला है ईयरली सिस्टम से होने वाला है, उसमें वार्षिक सिलेबस होगा। तो सिलेबस में आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके पहले फोर्थ सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं, जो कि पहले आपको सॉल्व करवा दिया गया है। आज का जो वीडियो है हमारा वह थर्ड सेमेस्टर के आधारित सिलेबस पे है। तो आइए शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है आर्मेचर कोर। ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्मेचर कोर है। जो दिया गया फिगर उसमें जो एरो बना है एक्स, देख सकते हैं कि जो एक्स एरो बना है उसी को पूछ रहा है कि एक्स क्या बता रहा है। तो ए है आर्मेचर कोर, बी है आपका ब्रश, सी बोल रहा है कम्यूटेटर राइजर, और डी है आपका कह रहा है कि कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, तो आप फिगर देख सकते हैं कि फिगर में दिया है कि यह है आपका जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है वह है क्या है, कम्यूटेटर राइजर है। पूरा भाग कम्यूटेटर है और जो एक्स के द्वारा निरूपित किया जा रहा है वह क्या है, कम्यूटेटर राइजर। तो कम्यूटेटर में हमें पता है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का काम क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, धारा को एक दिशी करना, यूनिलैटरल या कह सकते हैं लीनियर धारा। तो क्या करेगा, जब एसी वहाँ से आर्मेचर से एसी निकलेगा तो वह एसी हमारे कम्यूटेटर से होके गुजरेगा, और कम्यूटेटर का काम यही है कि उस एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करना। तो जो सही आंसर होगा आपका कम्यूटेटर राइजर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। अब देखिए डीसी जनरेटर का जो बनावट है कुछ इस प्रकार से दिया है। यह हो गया आपका, और कुछ ऐसे दिया है। ठीक है, स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ ऐसे दिया है। तो यह क्या कह रहा है, धारा देखिए इधर जो धारा इधर की तरफ है और इधर जो धारा है, दोनों की धारा एरो देख सकते हैं, जो तीर के द्वारा एरो दिखाया गया है, दोनों विपरीत दिशा में है। यह शंट फील्ड का है प्रतिरोध और यह सीरीज फील्ड का है प्रतिरोध, और यह आर्मेचर फील्ड का है प्रतिरोध। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ऑप्शन बी है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, सी है क्युमुलेटिव लॉन्ग शंट, क्युमुलेटिव लॉन्ग शंट, और चौथा है आपका क्युमुलेटिव शॉर्ट शंट, क्युमुलेटिव शॉर्ट शंट। तो देखिए जो हमारा जनरेटर है उसको लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट के आधार पे भी डिवाइड किया गया है। उसमें कनेक्शन जो होते हैं, जो दो फील्ड वाइंडिंग होती है, यह जो है आपका कैटेगराइजेशन है, यह कंपाउंड जनरेटर का है। कंपाउंड जनरेटर में हमें डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, क्युमुलेटिव लॉन्ग शंट और क्युमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड टाइप के जनरेटर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए
चूंकि यह जो शंट फील्ड है या आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल जुड़ा है तो यह क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट है। किस प्रकार का लॉन्ग शंट है, अगर दोनों यहाँ पे देखिए दोनों वाइंडिंग में धारा, यह शंट फील्ड हो गया और यह सीरीज फील्ड हो गया, दोनों वाइंडिंग में धारा अगर समान दिशा में चल रही है तो क्या होगा, क्यूमुलेटिव टाइप होगा। अगर असमान दिशा में, या कह सकते हैं कि दोनों वाइंडिंग में जो धारा बह रही है वह विपरीत दिशा में है, अगर एक ही दिशा में होगा तो वह क्या होगा, क्यूमुलेटिव टाइप होगा। लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट पहचानने का तरीका कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है अगर सिर्फ वो आर्मेचर के पैरेलल में होगा तो वह शॉर्ट शंट होगा, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में होगा तो वह लॉन्ग शंट होगा। तो यह देखिए लॉन्ग शंट है। अब लॉन्ग शंट में किस प्रकार का है, डिफरेंशियल है कि क्यूमुलेटिव है। तो यहाँ पे देखिए शंट फील्ड में जो धारा की दिशा है इधर से इधर की तरफ है, और जो सीरीज फील्ड में धारा की दिशा इधर से इधर की तरफ है, विपरीत दिशा है। ठीक है, विपरीत दिशा होने की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह जो है लॉन्ग शंट है लेकिन डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यह डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है। देखिए कनेक्शन के आधार पर जनरेटर में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि जनरेटर का जो कैटेगराइजेशन है आपका सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड में है आपका श्रेणी समांतर, या कह सकते हैं सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में कितनी वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर फील्ड की वाइंडिंग और दो फील्ड वाइंडिंग होती है। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आप, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ यानी उत्पन्न विद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, किस नियम का उपयोग किया जाता है। कुछ इस टाइप का स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्क स्क्रू का नियम, ऑप्शन सेकंड है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। थर्ड ऑप्शन कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कुछ इस प्रकार से दिया है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है कार्क स्क्रू का नियम जिसे हम पेच का नियम कहते हैं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो हमें पता है जो डीसी जनरेटर है वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे वर्क करता है, कार्य करता है। प्रेरित ईएमएफ की जो दिशा होती है हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकालेंगे। और लेकिन यहाँ पे जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है यह डीसी मोटर के लिए है। डीसी मोटर के लिए क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और जनरेटर के केस में यह होगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ये सब बेसिक से संबंधित डीसी जनरेटर के बेसिक से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि ईजी इज इक्वल टू 5Zn अपन 60 वोल्ट। बी ऑप्शन है ईजी इज इक्वल टू 5Zn
अपॉन 60 इंटू ए बाई एफ वोल्ट। C इज इक्वल टू Eg इज इक्वल टू कह रहा है Zn 60 इंटू 5 अपॉन P इंटू ए, यह वोल्ट। और लास्ट देखिए कह रहा है Eg इज इक्वल टू Pn5Z बटे 60 है वोल्ट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है। तो हमें पता है कि जैसे जनरेटर, जो डीसी जनरेटर होता है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, वह होता है आपका Pn5Z बटे 60 है, या डायरेक्ट फार्मूला होता है। इस फार्मूले के मान से इस फार्मूले की मदद से हम डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। तो उस केस में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, जहाँ P क्या है, पोलों की संख्या, N क्या है, जनरेटर की स्पीड आरपीएम में, फाई है फ्लक्स जो वेबर में होगा, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर, कितने चालक हैं अगर स्लॉट में बटे होंगे तो यह जेड का मान नंबर ऑफ स्लॉट इनटू एक स्लॉट में कितने कंडक्टर कितने चालक हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड का मान पता चल जाएगा। ए क्या है, समांतर पथ है जो कि वेव वाइंडिंग के लिए ए का मान 2 होगा और लैप वाइंडिंग के लिए ए का मान P के बराबर होगा। तो जो सही आंसर होगा वह होगा Pn5Z बटे 60 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि स्क्रीन पे देखिए आप लोग, कह रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र एक डीसी जनरेटर में है। डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना कैसे किया जाता है। एक तो हो गया आपका कि उस केस में जब पोल की संख्या, जनरेटर की स्पीड, नंबर ऑफ कंडक्टर और किस प्रकार का कह सकते हैं कि फ्लक्स है, तो अगर यह सब मान मालूम होता है इसके लिए हम क्या करेंगे कि Eg इज इक्वल टू Pn5Z बटे 60 का प्रयोग करके हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। लेकिन जब यह मान नहीं मालूम है, मान लीजिए आर्मेचर धारा मालूम है, आर्मेचर प्रतिरोध मालूम है, टर्मिनल वोल्टेज मालूम है, उस केस में डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, किस सूत्र से निकाला जाएगा उसको देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है Eb इज इक्वल टू V अपॉन IaRa। ऑप्शन बी है Eb इज इक्वल टू V इंटू IaRa। थर्ड ऑप्शन है Eb इज इक्वल टू V माइनस IaRa। और फोर्थ ऑप्शन देखिए कह रहा है कि Eb इज इक्वल टू V प्लस IaRa। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, यह जो है यह जनरेटेड ईएमएफ यहाँ पर कह रहा है कि यह होगा तो V माइनस IaRa या V प्लस IaRa, Eb बराबर V इंटू IaRa, Eb बराबर V अपॉन IaRa। तो जो डीसी जनरेटर में जब आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज पता है तो उस केस में जो कह सकते हैं जनरेटेड ईएमएफ होगा उसका जो फार्मूला बनेगा वह C होगा, Eb इज इक्वल टू V माइनस IaRa के बराबर। लेकिन ये नीचे वाला जो होगा यह उस स्थिति में है जब हम मोटर के लिए, अगर मोटर यहाँ पे दे दें कि मोटर के केस में जो बैक ईएमएफ होता है जिसे विरोधी विद्युत वाहक बल या काउंटर ईएमएफ कहते हैं, उसका जो मान होगा Eb बराबर V प्लस IaRa के बराबर होगा। तो यहाँ जनरेटर के केस में जो जनरेटेड ईएमएफ होगा जब टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर धारा, आर्मेचर रेजिस्टेंस पता है तो उस स्थिति में Eb बराबर V माइनस IaRa के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि फिगर है, फिगर में आप लोग देखिए डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो देख रहे हैं फिगर में एरो बना हुआ है, X लिखा है, पूछ रहा है कि वो क्या है, पोल टिप, ऑप्शन सेकेंड है ध्रुव कुंडली, ऑप्शन थर्ड है पोल कोर और ऑप्शन फोर्थ है पोल शू। ठीक है, तो देखिए जो फिगर में देख रहे हैं कि वहाँ पर वह जो झुका हुआ भाग है पोल विथ पोल शू है, तो वह क्या है, जो झुका हुआ किनारे का भाग है उसको पूछ रहा है एक्स के द्वारा, तीर के द्वारा निरूपित करके, तो वह क्या होगा, पोल शू का
पोल शू भाग है किसका, डीसी मशीन का। तो पोल शू का काम क्या है, पोल शू का काम यही है कि जब पोलों में, जब फील्ड वाइंडिंग में जब हम धारा प्रवाह कराते हैं तो वहाँ पे जो उत्पन्न फ्लक्स है वह फ्लक्स क्या करें, बराबर पूरे कोर के अंदर, योक के अंदर बराबर रूप से, एक समान रूप से फैले। तो फ्लक्स को फैलाने के लिए जो हमारा जो पोल शू है, पोल शू क्या करता है, उसमें मदद देता है या सहायता प्रदान करता है फ्लक्स को एक समान रूप से योक के अंदर या डीसी मशीन के अंदर फैलाने के लिए। तो यह हो गया आपका पोल शू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दिया गया फिगर है कि पूछ रहा है कि किस प्रकार का जनरेटर है, किस प्रकार का जनरेटर है। अब फिगर में देख सकते हैं, पूछ रहा है कि किस प्रकार का जनरेटर है। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है शंट जनरेटर, दूसरा हो गया आपका श्रेणी जनरेटर जिसे सीरीज जनरेटर कहते हैं, श्रेणी जनरेटर, तीसरा हो गया कंपाउंड जनरेटर, चौथा हो गया आपका, कह रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली उत्तेजित जनरेटर। तो देखिए स्टार्टिंग में ही बताया गया कि जब टाइप्स ऑफ जनरेटर हम लोग देखते हैं तो उसमें दो टाइप का जनरेटर होता है, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड कैसे होता है, वह अपने फील्ड के वाइंडिंग के द्वारा ही वह एक्साइट होता है। यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड क्या होगा, एक अलग से प्राइम मूवर के द्वारा, या कह सकते हैं कि एक डीसी सोर्स द्वारा उसे हम क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। तो यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं आप, जो बाएं साइड का पोर्शन है या भाग है, वह क्या कर रहा है कि वह जनरेटर के वाइंडिंग को एक्साइट कर रहा है। तो यहाँ पे यह होगा आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो जो सही आंसर होगा वह होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो यहाँ पे कभी भी आपको पेपर में इस प्रकार का कनेक्शन दिख जाए कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग या मोटर के जो वाइंडिंग है वह बाकी भागों से अलग है और उसको किसी अलग के सोर्स के द्वारा, डीसी सोर्स के द्वारा उसको एक्साइट कर रहे हैं, तो वह क्या होगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होगा, जिसे सेपरेटली उत्तेजित जनरेटर या इसे पृथक उत्तेजित जनरेटर भी कहते हैं। आठ नंबर देखिए, देखिए 8 नंबर कह रहा है आपका कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है उष्मा, दूसरा ऑप्शन है आपका, कह रहा है गतिशील यानी काइनेटिक पोजीशन, तीसरा आपका रासायनिक, और चौथा है आपका करा यांत्रिक। तो देखिए जो जनरेटर है, जनरेटर में जो ऊर्जा, जनरेटर का जो आउटपुट होता है वह होता है आपका विद्युत ऊर्जा, और जनरेटर के अंदर जो जनरेटर से हमें ऊर्जा मिलती है वह यांत्रिक ऊर्जा संचित होती है जनरेटर में। और वह जनरेटर का जो यांत्रिक ऊर्जा है, जनरेटर किसमें बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को, तो वही कह रहा है कि सवाल कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फिगर में आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से, यह आपका फील्ड पोल हो गया और यह आपका पोल शू है, यह पोल शू है। फील्ड पोल में कुछ करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया है, इधर से करंट जा रही है और इधर से बाहर भी आ रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, किस एफ जो फील्ड आपको दिख रहा है कौन सा फील्ड है हमें बताना है। तो कह रहा है लघु शंट, दूसरा कह रहा है शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, तीसरा आपसे कह रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड,
और चौथा आपसे कह रहा है कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे कनेक्शन के आधार पर जो हमारा जनरेटर को हम विभक्त करते हैं, तो उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उस फील्ड वाइंडिंग में जैसे अगर कंपाउंड जनरेटर है तो आर्मेचर वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में अगर धारा दोनों में एक समान है तो उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव टाइप का है जनरेटर। अगर धारा का दिशा दोनों वाइंडिंग में विपरीत है तो उसको हम कहेंगे वह है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए यह लघु शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि धारा क्या है, अंदर जा रही और यह बाहर आ रही, तो दोनों में जो विपरीत डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन समान होता तो उसे क्यूमुलेटिव कंपाउंड कहते हैं। यह क्या हो गया आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ऑप्शन फर्स्ट कार्क पेंच नियम, ऑप्शन सेकेंड फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन थर्ड देखिए कह रहा है कि फ्लेमिंग के सिद्धांत पर, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर, और लास्ट नंबर कह रहा है डी है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, सवाल है कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो देखिए कार्क का पेंच नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे जो जनरेटर डीसी जनरेटर कार्य करता है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह हो गया आपका फ्रॉम स्टार्टिंग से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हम लोग ब्रीफ में उसका सलूशन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।